बिहार में चुनाव है। क्या होंगे चुनावी मुद्दे? ऊंट किस करवट बैठेगा? मेरे साथ सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, इतिहासकार और राजनीतिक सामाजिक नब्ज को पहचानने वाले प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो बिहार को बहुत करीब से जानते हैं, चुनाव का भी अनुभव है उनको, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और पूरे बिहार चुनाव के दौरान लगातार एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे भी मैं इनसे बातचीत करता रहूँगा। तो किस करवट बैठने वाला है ऊँट, क्या होंगे मुद्दे और क्या बिहार में हमेशा से लकीरें खींची जाती रही है और वहाँ धारा के विपरीत भी कई बार धाराएं चलती है, तो क्या होगा, इन्हीं सब पर बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार, क्या चुनावी मुद्दा लग रहा है? सुशांत ही मुद्दा है या सोशल जस्टिस, बहुजन आंदोलन भी इस बार मुद्दा रहेगा बिहार में? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है। सुशांत का जो मामला है वो तो अपना कानून काम करेगा, लेकिन चुनाव सुशांत के मामले पे चुनाव नहीं होगा। और मुझे लगता है चमकी बुखार से लेके अब तक जो है, जो घटनाक्रम हुआ है उससे जो जेडीयू बीजेपी की डबल इंजन सरकार है उसका पोल खुल चुका है। एजुकेशन बर्बाद है, हेल्थ बर्बाद है, नौकरियां नहीं हैं, बाढ़ जो आया है उसमें पूरा जो व्यवस्था है इनकी वो सारी पोल खुल चुकी है। और मुझे तो लगता है कि जो बार बार कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, अभी आया है एक सर्वे कि पटना जो है भारत के सबसे गंदे शहरों में है। तो वहाँ महापौर बीजेपी का है, पटना के 7 में से 5 एमएलए जो है बीजेपी के हैं, डबल इंजन की सरकार है। जब इतना घटिया अगर शहर है पटना, सफाई और तमाम इसको लेकर, तो यही काफ़ी था कि उनको नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था। उनसे नहीं संभल रहा है बिहार। तो इसलिए चुनाव मुद्दा है। जिस तरह से सरकार निजीकरण कर रही है, जिस तरीके से हेट्रेड फैलाया जा रहा है, एक तरफ फिक्टिशियस हिंदू बना रहे हैं दलित बैकवर्ड को, आदिवासी को फिक्टिशियस, और दूसरी तरफ उनके हक हकूक सारे छीने जा रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे। और मैं चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ का खास तौर से जो दलित वर्ग है बहुत एग्रेसिव है, आक्रोशित है नीतीश कुमार सरकार को लेकर और बीजेपी सरकार को लेकर। लगातार पहले आरजेडी के 4 बड़े दलित चेहरे, उदय नारायण चौधरी हैं और श्याम रजक पार्टी अभी जेडीयू से आए हैं, उसके बाद तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी जेडीयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या लग रहा है, एक दलित बड़ा फैक्टर होने जा रहा है, जो आप लोग लगातार पिछले खासकर 2014 से जिस तरह से सोशली आप लोगों ने अवेयर किया है, देश भर में आप घूमे हैं, आप लगातार बिहार जाते रहे थे, उसका इम्पैक्ट अब ग्रामीण इलाकों में भी दिखने लगा है? निश्चित रूप से दिख रहा है। मैं तो जहाँ जाता हूँ, चाहे गांव में भी, चौक पे लोग पहचान लेते हैं कि अच्छा रतन लाल जी आप ही हैं। तो अब तो ये जैसा कि मीडिया का जो चाल चरित्र है मेन स्ट्रीम मीडिया का, तो मुझे नहीं पता था कि हमें भी इतने लोग सुनते हैं, गांव गांव में लोग पहचानते हैं। तो सोशल मीडिया एक फैक्टर हुआ है, ताकत बनी है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिनकी आस्था सामाजिक न्याय में, धर्मनिरपेक्षता में, भारत की लोकशाही को बचाने में है, उन सबको इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे उसको उखाड़ना चाहिए, क्योंकि वो कहती कुछ और है। दोनों इंजन फेल हो चुका है बिहार में, ये है वहाँ की यथा स्थिति। तो ये फैक्टर रहेगा, दलित फैक्टर भी है और बहुजन फैक्टर भी। आपने देखा कि 25 अगस्त को बीबी मंडल साहब की जयंती थी और पूरे देश भर में वर्चुअल मीडिया पे सब लोगों ने अपने अपने वीडियो डाले। तो ओबीसी में भी जागरूकता बढ़ रही है। और तमाम ये एक तरह का ट्रांजिशन का फेज है, संक्रमण का काल है कि आप वोट लेने के लिए सब हिंदू है, जब वोट ले लेते हो तब पिटाई शुरू कर देते हो उनके हक हकूक की। कौन हक मार के ले गया? भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों का हक किसने मारा? क्या वो अमेरिका के आदमी ने मारा? किसी देश के लोगों ने मारा? तो ये सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है और लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एग्रेसिवली वोट करेंगे इस बार। जी, एक सोशल जस्टिस की धरती रही है बिहार, वहाँ कर्पूरी ठाकुर से लेके और लालू यादव तक पूरी परंपरा चली है। बीच में लोग कम से कम पिछले 30 सालों से देखो तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की राजनीति होती रही है। क्या इस बार बीजेपी, आपको लगता है, भले चेहरा नीतीश कुमार हो, लेकिन वो चूँकि पिछली बार नीतीश जी लालू के साथ गठबंधन, लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन से जीत के आए थे, इस बार वो सेंध लगा सकते हैं? जिस तरह का जो मीडिया और अखबारों में प्रिडिक्शन फैलाया जा रहा है, उसका इम्पैक्ट होगा या लोग वोट के समय बिहार में सजग हैं? नहीं, वोट को लेकर बिहार में तो लोग सजग रहते ही हैं और सजग हैं। और खाली अखबार और टेलीविज़न से इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इससे खाली चुनाव नहीं होता है।
कि बिहार को तो आप जानते हैं, चौक पे बैठेंगे तो सब बीबीसी न्यूज़ वहाँ भी सुनता है। बचपन में हमने देखा कि खेत में भी, मकई के खेत में मचान पर है और बीबीसी न्यूज़ सुन रहा है। तो राजनीतिक रूप से लोग सजग हैं और थोड़ा टफ है चुनाव। नीतीश बाबू के लिए भी आसान इस बार नहीं होगा और ज़बरदस्त टक्कर है, होगी। तेजस्वी को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, युवा हैं, सीएम कैंडिडेट को लेकर अभी से ही बहुत तकरार है, क्या लग रहा है जो यूनिटी बात हो रही है वो कर पाएंगे? क्या उम्मीदें लग रही है एक नेता के तौर पे? पिछले 5-6 साल में जो अपब्रिंगिंग है उसको कैसे देख रहे हैं? जो लालू प्रसाद यादव की जगह है उसको भरते दिख रहे हैं? नहीं, ये तो है कि ग्रेजुअली तेजस्वी मैच्योर हुए हैं और अ, होंगे भी। अभी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और बातें वो समझते हैं। अब पॉलिटिकल नब्ज जिसको बोलते हैं ना, वो धीरे धीरे उनका ग्रोथ हुआ है और मुद्दों को समझते हैं। और टिकट तो खैर किसी को 2 कम मिले, 1 ज़्यादा मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग लार्जली इंटरेस्टेड हैं कि भाई बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार है उसको वहाँ से हटाया जाए, उनको बहुत अड़ना नहीं चाहिए टिकट को ले। 1-2 सीट आगे पीछे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और गठबंधन को मजबूत करना चाहिए। गठबंधन मजबूत होगा क्योंकि अब तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब चुनाव तो समझिए एनडीए और यूपीए के बीच होना है, तो महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए। लेफ्ट अलायंस की बात हो रही है, कन्हैया हो सकता है कैंपेन करेंगे, क्या सवर्णों का वोट लगता है कि आरजेडी को मिलेगा? क्योंकि इस तरह से कभी होता नहीं है। राम परशुराम की यूपी में राजनीति चल रही है, वहाँ जिस तरह से लगता है इस पर कुछ बात बन सकती है। देखिए, जहाँ पे उनका कैंडिडेट होगा वहाँ पे देंगे वोट कुछ। कुछ हाँ, कुछ देंगे। लेकिन लार्जली जो है अपर कास्ट का वोट जो है लार्जली जो है बीजेपी के साथ है। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप कितना भी कुछ कर लें, अपर कास्ट का वोट और कुछ और पिछड़े जातियों में भी कुछ वोट है, वो बीजेपी के साथ है, वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन आप लोगों ने जो डैमेज कंट्रोल किया जिस तरह से, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बिहार में अगर छोड़ भी थे रांची हटने के बाद, शेड्यूल कास्ट एक बड़ा फैक्टर है जिसमें मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट और अगर ओबीसी के वोट ऐड होते हैं। रामविलास पासवान अगर उधर रहते हैं एनडीए के पास, तो क्या क्या शेड्यूल कास्ट के वोट में बंटवारा होगा? क्योंकि 15% वोट मायने रखता है बिहार की राजनीति में। आप लोग, जो कि आप लोगों ने, या पूरा का पूरा नाराज है बीजेपी से, खासकर जिस तरह से उनके रिजर्वेशन को डाउनफॉल किया गया है, जिस तरह से उन पर कास्ट एट्रोसिटी हुई है? देखिए, नाराज़ तो है, लेकिन नाराज़गी को वोट में आप कैसे तब्दील करेंगे, यही लीडर का काम होता है। दलित वोट ज़्यादातर महागठबंधन के साथ है, लेकिन जब भी आप बात करें तो दलित पिछड़ों की नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वहाँ पे वो है अति पिछड़ों का वोट। अति पिछड़ों में छोटी छोटी जातियाँ हैं, उसको एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए और कुछ सीटें कम से कम अति पिछड़ों को दिया जाना चाहिए और सारे लोग मिल के उसको जितवाना चाहिए। जो सबसे कमज़ोर जातियाँ हैं कि वो उसको एम्पावर्ड करेंगे ना, एक भी आदमी को करेंगे तो पूरा कम्युनिटी एम्पावर्ड महसूस करता है। तो एमवाई और दलित और बैकवर्ड खाली नहीं, अति पिछड़ी जातियों के वोट ज़्यादा हैं। छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे उनके नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ एक सेक्शन उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए, सब मिल के उनको जितवाना चाहिए। एक सवाल है, जैसे आपने अति अति पिछड़े, अभी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच के पास एक मामला था, मिश्रा जी उसमें हेड कर रहे थे, उन्होंने 7 जजों के पास भेज दिया है। अब वो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियों को जो एससी एसटी ओबीसी में बांटा था, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब क्रीमी लेयर लगाया जाए। ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, एससी एसटी में क्रीमी लेयर है। मिश्रा जी 3 नवंबर को रिटायर भी होने वाले हैं, लेकिन वो 7 जजों की बेंच को चलाए। क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जो सरकार चाहती है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, इसका भी बिहार चुनाव में असर होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में भागवत जी ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होगी, चीज़ें बदल गई थी, इसका भी इम्पैक्ट होगा? एकदम। और सबसे पहले तो इस देश के नेताओं को ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम यदि है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इस देश में। और जिस तरीके से आप देखेंगे एससी एसटी एक्ट को लेकर और तमाम जो रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एंटी सोशल जस्टिस ओपिनियन सब दिया है, उससे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गया है। ये तो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। 10% आरक्षण जो गैर संवैधानिक है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई बात नहीं कही। उसमें भी कहना चाहिए ना कि इसमें 2% जो है मुसलमान का होगा, 2% अपर कास्ट ईसाई का होगा, क्यों नहीं कहता है? तो ये तो मान के चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेज अपॉइंट हो रहे हैं वो कहाँ से अपॉइंट हो रहे हैं। तो वो तो इस तरह काम कर रहा है। कभी इन्होंने सरकारों से पूछा? अब आज सब कुछ बिका जा रहा है, कभी पूछा? नहीं, सरकार से नहीं पूछेंगे। सब एंटी सोशल जस्टिस जितने आ रहे हैं, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे एससी एसटी एक्ट का मसला हो, चाहे ओबीसी का क्रीमी लेयर का मसला हो, इसलिए हम लोगों ने कैंपेन भी चलाया था ना, स्क्रैप क्रीमी लेयर। संविधान में कहीं क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है।
तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह न्यायालय जो बार बार कह रहा है ये बात, तो इसको तो पॉलिटिकल सवाल बनाना चाहिए पूरे इलेक्शन में। और ये संसद में तय होगा कि किसको कितना आरक्षण होगा, ये कोर्ट नहीं तय कर सकती। भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में स्टेट को अधिकार है ना कि जो कमज़ोर जातियां हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए वो पॉलिसीज बना सकती हैं। इतनी गरीबी है, इतना सब कुछ, राष्ट्रीय आपदा आती है, उस पर तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। उनको प्रशांत भूषण का ट्वीट सुओ मोटो ले लेंगे, या रिजर्वेशन पे बोलेंगे तो ये हम तो बोलेंगे तो 10,000 लोग सुनेंगे। लीडर्स बोलेंगे जो सोशल जस्टिस अंबेडकर और लोहिया के नाम पर, उनको बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी मर्यादा में रहे, ये समझना है। तो ये देखिए, लगातार जिस तरह से सोशल जस्टिस की लड़ाई को प्रोफेसर रतन लाल आगे बढ़ाते रहे हैं, और एज ए प्रोफेसर उन्होंने बहुत काम किया है देश भर में। लगातार पिछले 6 साल से 5 साल से मैं देख रहा हूँ वो घूम रहे हैं, और बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर होता है ये नतीजे बताएंगे। लेकिन ये तो है कि मुस्लिम के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, खासकर अगर दलित समाज की बात करें, तो वो बीजेपी से खासे नाराज़ है, और इस बार कीमत इसकी नीतीश कुमार को चुकानी पड़ सकती है। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।